नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं MT04 का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके क्वेश्चंस को समझेंगे, सॉल्यूशंस को समझेंगे, कैसे करना है, कैसे पूछा जाएगा, सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो गाइस, क्या कह रहा है। एक्सप्रेस z इक्वल्स टू 1/-5 माइनस आयोटा इन स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्म फर्दर गिवन आर्गन डायग्राम इन विच z बार एंड माइनस z आर प्लॉटेड। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले कह रहा है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। इसको हटा के सिंपली कभी कभार पेपर में देता है एक्सप्रेस, कोई हार्ड सी इक्वेशन दे देगा, उसे बोल देगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कवर करो। दूसरा, आर्गन डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे बनाते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसके 90% आने के चांसेस हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे निकालते हैं। तो जरा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म नथिंग बट अ प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या होती है। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, ठीक है। क्या ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नीचे दो हैं और ऊपर एक नंबर है। होता क्या है देखो जरा ध्यान से, हाँ, अगर मैं बोलता x प्लस वाई अपॉन जेड तो मैं इसको क्या लिख सकता था, x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसे लिख सकता था, है ना। कोई ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें नीचे एक सिंगल डिजिट लानी है, ऊपर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, नीचे एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे। आपको पता होगा क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड करना पड़ता है ताकि इसी से ये कट जाए और 1 आ जाए। आपको बैलेंस रखनी होती है कोई भी इक्वेशन। तो बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो हम जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम उसके ना बीच के साइन चेंज कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। और इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें सेम है, बस ये है कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ दोनों जो आप करोगे बीच वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब इस चेंज करने से हमें मिला क्या, तो भैया देखो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला है क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो अगर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अच्छी बात, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जहाँ ये है आप वहाँ ये लिख सकते हो, जहाँ ये है वहाँ आप ये लिख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो -5 है ये हो जाएगा आपका ए पूरा, ठीक है। अब देखो जरा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मिल गया। तो इन दो को हटा के हमने एक सिंगल डिजिट लिख दिया जो कि ये था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब हमें ऐसे करने से क्या मिला, जब हम इसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 बाहर और -1 अंदर है, माइनस का बाहर है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इजीली आपका साइन, आपको जो आंसर है नीचे का प्लस में आ जाएगा। ये वाला जो माइनस है ये कट जाएगा स्क्वायर के चक्कर से। तो ये हो गया 25 + 1 विच इज़ 26। तो 26। अब आप देख सकते हो कि नीचे एक इक्वल सा नंबर आ चुका है और ऊपर कुछ भी मैंने कहा था फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो कैसे, -5/26 + 1/26। तो इस तरीके से आपने खोल दिया इसे, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो जरा, x प्लस वाई आयोटा, ये हो गई आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। तो आपने इसे बोल दिया, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। इतना इजी नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। अगर उसने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया तो इसको इजी दे सकता है, लेकिन अगर इसने सिर्फ ये दिया तो उसको इजी नहीं देगा। आपको तरीके पता होने चाहिए, तरीके होंगे बुक में, बुक के क्वेश्चन करते रहो, प्रीवियस ईयर उठाते रहो, तभी आपको आइडिया मिल पाएगा। तो ये होगी भैया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा ये देखो जेड बार क्या होता है। जेड बार होता क्या है, कुछ नहीं, खाली जो आई टर्म है, ध्यान रखना, आयोटा वाला टर्म, एक मिनट, हाँ, आयोटा वाला टर्म, ये देखो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था। अब कहाँ चलते हैं, आर्गन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन डायग्राम क्या, कैसे प्लॉट किया जाता है। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे, देखो हमारे पास क्या है, ये 3 पॉइंट्स दे रहा है वो कि ये 3 पॉइंट्स आप प्लॉट करो आर्गन डायग्राम में। जेड की वैल्यू तो आपके पास है, ये पूरा हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा वाई। आयोटा को नेगलेक्ट कर देना, आयोटा पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। अब ये क्या है भैया, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या जेड बार आप बोल लो, पर आर्ग्यूमेंट बोलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आर्ग्यूमेंट कौन से टॉपिक में दिया गया है, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे दिया गया है कि आपको आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने गलती कर दी, मैंने आर्गुमेंट यूज़ कर दिया। आर्गुमेंट नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट होता है, इसका मतलब देखो जेड बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट करता क्या है, ध्यान से सुनना, जो भी आई वाला टर्म रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1/26, इसका सम जो है उल्टा कर देता है।
मतलब अगर प्लस होता तो माइनस कर देता है, माइनस होता है तो प्लस कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, z प्लस का 1/26। अब उसी तरीके से कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, माइनस। तो देखो एज इट इज सब कुछ वही है, बस माइनस हो जाएगा आई का टर्म। तो ये होता है आपका z का कॉन्जुगेट। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन में दे रखा है कि आप किसी भी चीज़ का कॉन्जुगेट निकाल सकते हो आई का टर्म चेंज करके, वही होता है उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस तरीके से अब आर्गन डायग्राम आपको प्लॉट करना है। ये हो गया आपके लिए x, ये देखो ये हो गया आपके लिए x, ये हो गया आपके लिए y, -1/26, 1/26 नहीं, -1/26 आई हो गया। अब एक तीसरा प्लॉट भी दिया उसने -z, तो ये हो गया आपके लिए x, ये हो गया आपके लिए y। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये होता है, क्योंकि देखो माइनस हम y इसमें ले रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, x प्लस आयोटा y, ये होती है। बीच में माइनस है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका 5/26 बीच में प्लस लगा दे रहे हैं, और 1/26 आयोटा। देखो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क है क्या, कुछ भी नहीं है। इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क है, कुछ भी नहीं, बस मैंने अंदर ले लिया। तो ये हो जाएगा मान ले x, ये हो गया मान ले y। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट के साथ साथ इस चैप्टर की धड़कन भी है। मतलब सेकंड चैप्टर में जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो यही क्वेश्चन है। या तो फॉर्म बदल देगा, लेकिन फॉर्मेशन पूरा यही रहता है। क्वेश्चन बदलने से क्या होता है, अगर आपको पता हो कि करना कैसे है। तो जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अप्लाई डी मोवरेज थ्योरम। पहली चीज तो डी मोवरेज थ्योरम पढ़ लेना, बुक में दी गई है। इस चैप्टर में भी मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन में कि क्या होता है, कैसे यूज की जाती है। टू राइट √3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर पे 5 की पावर है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। देखो फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी का साफ सीधा सा मतलब, कभी कभार वो ये भी देता है एग्जाम में, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कभी इसकी जगह स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए ना, तब भी यही होगा सॉल्यूशन, ज़्यादा घबराना मत। तो देखो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो हमने इजीली उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया था। हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 की पावर है, और 5 की पावर सबसे पहले हमें रिमूव करनी होगी। और रिमूव करने का मतलब नहीं है आपने हटा दिया हो गया, ऐसा नहीं है। एक पूरा फॉर्मेशन है, कैसे होता है, कैसे रिमूव होती है, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि z के इक्वल रख दो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये इस पर तो कन्वर्ट करना है ना, तो ये है, तो ये दिया गया है z के इक्वल रख दो। अच्छा z के इक्वल ही क्यों रखा, अरे भैया जब भी हम बुक में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा z प्लस आयोटा y, इस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखता था। तो z के इक्वल्स टू में कॉम्प्लेक्स नंबर रखते थे। अभी हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, भले ही कन्वर्ट नहीं हुआ लेकिन ये है। अब हम इसकी पावर हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, ये पावर को हम यहाँ भेज देंगे इधर, ये पावर इधर जाएगी और यहाँ जाके क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, तो अपोजिट हो जाएगी, तो 1/5। अब हमारे पास ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आ गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी z एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम x लेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा सेकंड स्टेप जरा ध्यान से देखना, ये इस फॉर्मूले को याद कर लो चाहे तो, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, z रख देना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा √3 प्लस आयोटा, ये तो आपने पावर वहाँ भेज दी। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है, तो आपको z के इक्वल्स रख देना है ये। तो z आपका क्या है, ये रहा, है ना, z आपका क्या है, ये रहा, इक्वल्स टू आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल रख देना है। देखो ये इक्वेशन यही है, चाहे तो आप इसको इसकी जगह ऐसे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी जगह ये है, z क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास क्या है √3 प्लस आयोटा, ये इसके इक्वल रख दी। अब क्या करना है, थीटा और आई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। थीटा और आई कैसे निकलेगा, देखो आर तो निकल जाएगा मॉड्यूलस के फॉर्मूले से, जो क्या कहता है x² प्लस y², तो आर तो निकल जाएगा। थीटा जो है ये भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप इससे भी निकाल सकते हो थीटा, और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उससे भी निकाल सकते हो थीटा, जिससे मन करे उससे निकाल लेना। कोई इसमें कोई प्रेशराइज करने वाली बात नहीं है कि यही ठीक है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे निकाल लो, ऐसे। अपना वाला फॉर्मेशन बताता हूँ मैं कैसे निकाला मैंने थीटा की वैल्यू। मैंने सबसे पहले इसको इसके इक्वल रखा, उसके बाद आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको खोल दिया, कंपेयर कर दिया। देखो आर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, और यहाँ भी अंदर जाएगा आर साइन थीटा। अब कंपेयरिंग बोथ साइड कैसे करते थे हम, कॉस थीटा वाली कॉस थीटा के साथ, मतलब देखो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे आई है तो इन दोनों में से कौन सा टर्म के साथ आई है, इसके साथ, तो इसको इसके इक्वल। अब इस आई से आई कट गया तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये आ गया। आर कहाँ से आया, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ,
उसी की तरह कॉस थीटा भी यहाँ हो गया। ठीक, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके मुझे मिला क्या, आर से आर कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। 1/3 ऐसे आ जाएगा। अब टेन थीटा में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, पर मुझे क्या चाहिए, पाई में, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/6। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, जेड के इक्वल रखा, ये फॉर्मूला याद रखा, इक्वल्स टू में यूज़ किया और आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आगे की चीज़ भी सुन लो। आपके पास आर है, आपके पास थीटा है, सब कुछ आपके पास आ गया। अब करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। आर आ गया, थीटा आ गया, आपने रख दिया, आर की जगह आर, थीटा की जगह आर। अब आपको ये जो इक्वेशन है ये रख देनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बोले तो ये वाली इक्वेशन, यहाँ देखो, एक्स की वैल्यू रखनी है आपको, z/5 के इक्वल एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है आपका, ये आपका एक्स है, इसको रख दो z/5 के इक्वल में, तो ये हमने रख दिया इक्वल में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सुनना डी मोवरेज थ्योरम का। ये अब इसको आप वापस भेज दो यहाँ, ये पूरे होल के आएगी ना, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, और क्या बन जाएगा 1/5 का उल्टा 5, तो ऐसे यहाँ हो गया। अब क्या करना है, डी मोवरेज थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई पावर यहाँ है तो आप इसको थीटा की जगह लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर ला सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके से स्टेटमेंट दी गई है, एन यहाँ था, यहाँ की जगह यहाँ आ गया। यहाँ तक समझ में आया, अब आगे चलो। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचा, अब आपको उसे सॉल्व करना है। जो आपके पास आया उसको आपको सॉल्व करना है। 5π/6 की वैल्यू होती है -3/2, हमने पुट कर दी। साइन की वैल्यू होती है -1/2, हमने पुट कर दी। बाहर क्या था, 2 का पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 हमारा आ गया। इसको हमने अंदर सॉल्व किया, बाहर आ गया। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक बन गया हमारे पास x, एक बन गया हमारे पास y, और ये हो गया आयोटा, मीन्स x प्लस आयोटा y। तो ये हो गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था पूरा आपके सामने क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। शुरुआत में आपने क्या करा, z ले लिया, उसके बाद ये फॉर्मूला याद कर लेना। बिना इस फॉर्मूले के क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे। ये फॉर्मूला याद किया, आर थीटा की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू कहाँ रख दी, वापस वहीं रख दी जहाँ से हमने फॉर्मूला जनरेट किया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, डी मोवरेज की पावर जो है वापस ले आनी है और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, ये वाला, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। मैंने कहा था ना, देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। इस पे भी हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, लेकिन क्या बोला गया है, फिफ्थ रूट, तो यहाँ पर आ गया 5। अच्छा, यहाँ पर 1 ले लिया है, ठीक है, यूनिटी बोला गया है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब ये 1 है, अब इसको हमें चेंज करना है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में चाहिए ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब हमने क्या करा, cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री ले लिया। ये हमने क्यों लिया, भैया इसको सॉल्व कर लो 1 आएगा, इसलिए ये लिया है। ठीक है, cos 0 हो जाएगा 1 और साइन 0 0, तो ये तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा 1, तो इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख लिया है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया। इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया, cos 2 के पाई में। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखोगे 0 ही आएगा, आप चाहे k की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, 0 आना है, मतलब कुल मिला के वही चीज़ बैठेगी जो यहाँ लिखी गई है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। उसके बाद हमने z की पावर यहाँ भेज दी। ठीक, वही बात है, अकॉर्डिंग टू डी मोवरेज थ्योरम 1/5 अब अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 के पाई। अब क्या करना है, यहीं पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहीं तक, यहीं तक, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपने अगर कर लिया तो आगे क्या है जरा ध्यान से देखो। अब कुछ नहीं है, k की जगह 0 रखो, k की जगह 1 रखो, k की जगह 2 रखो, k की जगह 3, k की जगह 4। एक बात ध्यान रखना, बस सिर्फ एक, यहाँ पर क्या क्या है, फिफ्थ रूट, मतलब 5 रूट निकलेंगे, लेकिन 5 रूट का मतलब ये नहीं है कि 0 1 2 3 4 5, ये 5 रूट नहीं हो गए, ये 6 हो गए। जब भी आप 0 से स्टार्ट करो तो जहाँ अगर यहाँ फिफ्थ लिखा है तो यहाँ 4 तक ही जाओगे, ध्यान रखें। अगर यहाँ फिफ्थ लिखा है तो यहाँ 4 तक लिखा होगा, क्योंकि देखो 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए, तो यहाँ 5 लिखा है तो ये 5। अगर यहाँ 5 की जगह 4 लिखा होता तो आप जाते सिर्फ 3 तक, क्योंकि ये 4 हो गए। अगर 3 की जगह 2 लिखा होता तो आप जाते सिर्फ और सिर्फ 2 तक, क्योंकि सॉरी यहाँ तक जाते, क्योंकि 2 रूट यहाँ हो गए। तो समझ गए, जो यहाँ लिखा गया है उससे एक कम करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो मेरे भाई, 0 से। ठीक, तो 5 रूट निकालने हैं, 0 से स्टार्ट करोगे तो एक कम लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने k0 k1 k2 k3 k4 k5 रख दिया, तो z की भी अलग अलग वैल्यू आएगी। पहले z1 k1 की वैल्यू रख, z1 1 आ गया, फिर 2 फिर 3। अब कुछ भी नहीं है, जो जो वैल्यू आई उन सबको ऐड कर दो, क्योंकि क्या बोला गया था, फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ यूनिटी। इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा -1। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये बुक के आउटसाइड तो नहीं थे, लेकिन इसका जो बेसिक था बुक से था,
बाकी क्वेश्चन आउटसाइड से था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डी मोवरेज थ्योरम दी गई है, इजीली आप इसको कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे रखा था, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था वैसे वो, ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, ऑब्टेन ऑल द फिफ्थ रूट्स ऑफ आई इन सी। तो यहाँ से आप इस वाले क्वेश्चन का काफ़ी प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये वाले भी समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, काफ़ी मस्त एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन करना है अगर पास होना है तो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज के साथ इसी को, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ओके, सारी बातें समझ में आ गई होगी जो आज हमने पढ़ी, कौन कौन सी, एक आर्गन डायग्राम, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक ये वाले क्वेश्चन हमने देखे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।